नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। और नाज़रीन, खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मौजू की, जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। जी हां, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के मुतालिक क्या कुछ इस दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं, इसके आगे क्या कुछ असरात देखने में आएंगे, किस तरह की जो दुनिया है वो क्या एक नई मुश्किल की जानिब बढ़ रही है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हम यहाँ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान रहेंगे, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से दुनिया भर में लहरें उठ रही हैं। पेलोसी ने कुछ घंटे पहले ताइवान की सदर इंग वेन से ताइपे में मुलाकात की। दोनों के बीच मुख्तलिफ बाहमी इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से दोनों ने खिताब किया। सदर साई इंग वेन ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान का भरोसेमंद दोस्त करार दिया, उनके दौरे की बेहद सताइश की। दूसरी जानिब नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ताइवान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कारबंद है, उसके हर सतह पर उसके साथ है। नैन्सी पेलोसी ने यह भी कहा कि ताइवान में जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी फल फूल रही है। ये इस बात को साबित करती है कि बुलंद अज़ाइम, हौसले और उम्मीद से अमन का क़याम मुमकिन है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ताइवान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत इंडो पैसिफिक रीजन में सलामती को मुतासिर करेगी। पेलोसी ने ताइवान के अतराफ चीनी फिजाई और बहरिया की तैनाती पर कहा कि इससे ताइवान खौफजदा नहीं होगा। Delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. And may I mention, they're all co-chairs of this delegation. The chair of the Foreign Affairs Committee for your governance of the COVID issue, the COVID pandemic. You are model to the world in terms of the cooperation of the people and the success of your initiatives. Congratulations, Madam President. Congratulations to the people of Taiwan for following the lead and suggesting their own proposals. Today, the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. And we're grateful to the partnership of the people of Taiwan. That's what we came to do, to participate in the Asian Pacific Initiative in a way that is appropriate for Taiwan to be successful, whether in trade, security, etc., and to do so in a way that opens many more possibilities. We came here to listen, to learn, and what do you know? I got this beautiful, beautiful, beautiful award. The Order of Propitious Clouds with special grand pardon. Thank you, Madam President. और इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजिताभ जी, जो कि एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स में। अजिताभ जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और साथ ही साथ हमारे जाने पहचाने एक और खास मेहमान प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब भी मौजूद हैं, जो कि फॉरेन अफेयर्स से जिन पर लगातार हम उनके ख्यालात यहाँ पर नाज़रीन के सामने रखते रहे हैं। हक साहब, आपका भी हम यहाँ बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। अजिताभ जी, हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। ताइवान में नैन्सी पेलोसी का जाना अचानक नहीं हो सकता। कयास आराइयां कल से ही इसकी की जा रही थी। जब उनका तैयारा वहां पर लैंड कर चुका था, उसके बाद जिस तरह की लगातार हमने देखा कि सरगर्मियां चीन की तरफ से शुरू हो गई हैं। और नैन्सी पेलोसी की अगर बात करें तो शुरू से ही, चाहे हम तिब्बत को लें या फिर उइगुर मुस्लिम्स को लें, इसको लेकर उनका एक सख्त रवैया शुरू से ही रहा है। और अब उनका इस तरह से दौरा करना ताइवान का, क्या मतलब इसके निकाले जाएंगे, किस तरह से आप देखेंगे इसको? हिना जी, देखिए, नैन्सी पेलोसी का आगमन जो शुरू से, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि नैन्सी पेलोसी ताइवान के फेवर में थ्रू आउट रही हैं जी, और अमेरिका की
सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर प्रेसिडेंशियल रेस में भी अगर देखा जाए उनकी अहमियत है, और उनका ताइवान आना ये कोई अचानक नहीं है। जी जी। इसके लिए पहले से उन्होंने कई जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कई कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक के, वहां आने का था, और मीडिया में ये कयास पहले से आ रही थी कि भाई वो आएंगी ताइवान। भले ही चाइना को थोड़ा सा अपीज करने के लिए उन्होंने अनाउंस नहीं किया, चाइना ने धमकियां बहुत दी, फिर भी उन्होंने अपना कार्यक्रम नहीं बदला। उनका था पहले से, मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी कि वो आएंगी, और वो आई चाहे चाइना ने कितने भी धमकी दिए जी। और उनका आना ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि अपने आप में महत्वपूर्ण मोड़ है कि चाइना को उसकी लिटरली कहें तो औकात दिखाना, क्योंकि चाइना चारों तरफ, चाहे वो तिब्बत का मामला हो या उइगुर का मामला हो या जो इंडो पैसिफिक में किसी भी कंट्री से चाइना के बाउंड्री इशू हैं जी, कोई भी कंट्री चाइना से खुश नहीं है। चाइना की जो आक्रामक कार्रवाई होती है उससे वो हमेशा परेशान है, सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो वैसे केस में अमेरिका से नैन्सी पेलोसी का आना ये एक बहुत ही अहम कदम है, और ये चाइना को दिखाना कि हम ताइवान के साथ हैं, और ताइवान की डेमोक्रेसी के लिए, जो कि ताइवान में डेमोक्रेसी पिछले 70 सालों से ऑलमोस्ट सफलीभूत है, वहां पे बहुत सफल रहा है डेमोक्रेसी, वहां पे प्रॉपर डेवलपमेंट है। तो उस केस में अमेरिका की पॉलिसी भी रही है कि हम जहां डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं, न कि ऑटोक्रेसी को हम बढ़ावा देने के लिए हैं। चाइना के अपने उसूल हैं, चाइना हमेशा चाहता है, वो तो हर चीज को, तिब्बत को भी कंट्रोल करना चाहता है, जी जी, ताइवान को भी वैसे ही करता है, बट कहीं ना कहीं उसको लगाम लगाने की वर्ल्ड कम्युनिटी को जरूरत है। अदरवाइज जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो हो रहा है जी, चाइना रशिया ने जैसे यूक्रेन में किया, कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसके लिए इनफैक्ट अमेरिका को और ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा। वन चाइना पॉलिसी बोलने से नहीं होगा। चाइना जिस तरह से अपना फन दिखा रहा है, चाइना को की नकेल लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो विश्व समुदाय कल को आर्थिक रूप से हम इतने परेशान हो रहे हैं। एक यूक्रेन को लेके देखिए, वर्ल्ड में फूड क्राइसिस हो गई है, फ्यूल क्राइसिस हो गई है। बिल्कुल। अगर इस तरह से चाइना को हम बढ़ते देंगे तो इंडो पैसिफिक के लिए तो वो डेंजरस है ही है, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, पूरे बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और अमेरिका को इस तरह की चीजें और ज्यादा करने की जरूरत है, और शायद जो बाइडेन ने भी कहा है कि वो डरने वाला नहीं है, और चाइना को उनकी जो भी है कितने भी ताकतवर हो, उन्होंने खुद कहा कि भाई अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर अभी भी है, सैन्य ताकत में कोई उसका सानी नहीं है, चाहे वो रूस हो चाहे वो चाइना हो जी। तो मैं तो समझता हूँ ये नैन्सी पेलोसी जानी जाती हैं अपनी आक्रामक, खास करके इन तीनों मुद्दों पे। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और मुझे लगता है कि इससे चाइना को भी सीख लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो आपके ख्यालात रहे, और इस पर हम आगे भी बातचीत रखेंगे। मुहिबुल हक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया पहले ही कई मुश्किलात का सामना कर रही है, खास तौर पर हम देख रहे हैं कि चाइना ने मिलिट्री ड्रिल शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है, अपना जो बहुत सारी उसने पाबंदियां जो हैं आयद करने का ऐलान कर दिया है। यूएस के जो डिप्लोमेट हैं उनको बुलाकर अपनी नाराजगी का भी इजहार किया है। एक ऐसे वक्त में नैन्सी पेलोसी का ये ताइवान दौरा आपकी नजर में किस तरह से आप इसको देखेंगे? देखिए, अगर आप देखें ग्लोबल ऑर्डर जिस तरह से चेंज हो रहा है जी, और एक एंटी अमेरिका जो ब्लॉक डेवलप हो रहा है, उसमें चाइना जो है एक राइजिंग पावर की हैसियत से सामने आ रहा है जी। चाइना जब एक राइजिंग पावर की हैसियत से सामने आ रहा है, और चाइना असर्ट, खास करके अगर मिलिटरली असर्ट नहीं कर रहा तो इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो चाइना तकरीबन तमाम ग्लोबल पावर्स का एक मेन राइवल है, और चाइना के साथ जिन कंट्रीज का भी ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट का शिकार है, यानी जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फेवर में नहीं होता बल्कि चाइना के फेवर में होता। तो चाइना से बेसिकली ज्यादातर अमेरिका का जिसे कहते हैं ये इकोनॉमिक वॉर या ट्रेड वॉर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी अहम बात है ना, आपके बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है, बार बार ये डिस्टर्ब कर रही है। दूसरी अहम बात, ये जो एक अहम मसला है कि ताइवान, देखिए अमेरिका ने इस बात को एग्री किया था 1971 में
कि वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी पे हम अमल करेंगे, यानी वन चाइना टू सिस्टम को हम मानेंगे, यानी ताइवान को वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना तस्लीम करने के लिए तैयार हुए 1971 में, जो तभी वो टू सिस्टम हुआ। वहां सिस्टम दूसरा होगा, यानी वहां डेमोक्रेसी होगी, और चाइना में जो सिस्टम है यानी पीआरसी में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, वो सिस्टम वही रहेगा। आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे हम कहते हैं ताइवान, वहां सिस्टम दूसरा रहेगा। तो अगर इन दोनों चीजों को हम देखें तो अमेरिका और तमाम मेजर पावर्स ने इस बात को एग्री किया था। अब जब अमेरिका दौरा कर रहा है ताइवान का, और यानी खास करके जब उनके एक इंपॉर्टेंट लीडर दौरा कर रही हैं, तो चाइना का प्रोटेस्ट इस हिसाब से अमेरिका को यह याद दिलाना है कि ताइवान इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री, यानी जो इंटरनेशनल नॉर्म है उसके हिसाब से ताइवान इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री। और ये बात तो तभी तो यूनाइटेड नेशन से एक्सपेल किया गया था 1971 में आरओसी को, और चाइना को यानी पीआरसी को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ओनली लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइनीज पीपल माना गया था जी। तो मैं ये समझता हूं कि उस जो फंडामेंटल पोजीशन है उससे अमेरिका नहीं हट रहा है, लेकिन चाइना को एक मैसेज देना चाहते हैं, यानी ये रेड चाइना को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपके जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी रहेगी, या आप इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साउंड हो करके दूसरी कंट्रीज को कंपटीशन देंगे, तो हमारे पास एक और फ्रंट है खोलने का, और वो ताइवान का फ्रंट है। और वो चाइना के लिए एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि उस पर आप देखेंगे पीआरसी हमेशा बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगता है जब भी कोई बात ताइवान की होती है जी। तो मैं समझता हूं कि ये स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की यही एक एम है जिसके तहत वहां दौरा किया जा रहा है जी। हक साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने बात कही कि इकोनॉमिक फ्रंट पर दोनों ही कंट्रीज, चाहे वो चाइना की बात करें या फिर यूएस की बात करें, अपने अपनी कंट्रीज में दोनों ही एक खास मुहाज पर लड़ रही हैं। इकोनॉमिक फ्रंट के लिए भी हम अगर देख रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें भी सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर कोरोना के बाद से। ऐसे में क्या आपको जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि दुनिया एक और जंग के दहाने पर खड़ी है, इस तरह की क्या कोई चीज आपको नजर आ रही है, या सिर्फ ये एक जो है दौरा हो सकता है, उसके बाद कुछ रिएक्शंस आएंगे, वहीं तक महदूद रहने वाला है? क्या कुछ आपका विजन कहता है सर? अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूं कि इंटरनेशनल एरेना में अमेरिका ने किसी कंट्री के लिए इस तरह से इंटरवीन नहीं किया अनलेस उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे ना हो। और मैं ये नहीं समझता कि अमेरिका कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चाइना से चाहेगा, या चाइना भी अमेरिका से कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चाहेगा। और मैं ये भी नहीं समझता कि अमेरिका के हिस्ट्री को देखते हुए कि वो ताइवान के बिहार पे चाइना से उस रीजन में लड़ने की कोशिश करेगा, ये तो इम्पॉसिबल मुझे लगता है जी। दूसरी अहम बात अगर आप देखें, जो जिस तरह का ट्रेड वार दोनों के बीच में जारी है जी, उसमें कुछ ये जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मसाइल भी सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ एक तरह का मैसेज देना है चाइना को कि हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए आपको हम कन्फ्रंट कर सकते हैं, या आपको हम जिसे कहते हैं अफेक्ट कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट को एडवर्सली। मिलिट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश दोनों के बीच में नहीं है। यकीनन अमेरिका पैम्पर कर रहा होगा ताइवान को, ताइवान की लीडरशिप को ये चाहिए कि उसकी तरफ से कोई प्रोवोकेशन ना हो। आपने देखा कि यूक्रेन जिस तरह से यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो पर रिलाई करके रशिया से एक वार मोल ली, और नतीजे के तौर पे जो आपके सामने यूक्रेन की तबाही सामने है। सीरिया में इसी तरह से जो मॉडरेट फोर्सेस थी जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ रही थी, उन लोगों ने अमेरिका और नाटो पर रिलाई किया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि रशिया के आने के बाद अमेरिका ने उनको अबंडन कर दिया, और आज की डेट में अगर आप देखें तो बशर अल असद का कंट्रोल तकरीबन पूरे सीरिया पे फिर से कायम हो गया। तो ऐसी हालत में मैं अमेरिका की हिस्ट्री को देखते हुए समझता हूं कि ताइवान की लीडरशिप को इस बात का अंदाजा होगा, और साथ ही साथ चाइना भी इस बात को जानता है कि अमेरिका किस हद तक जाएगा और उसे किस हद तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अजिताभ जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अपने अपने मुल्क में दोनों ही लीडर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। डोमेस्टिक फ्रंट पर कई चैलेंजेस का वो सामना कर ही रहे। खास तौर पर अगर हम चाइना को देखें तो वहाँ पर जो शी जिनपिंग है, थर्ड टाइम पर उन पर एक दबाव भी है कि अब क्या वो दोबारा कुर्सी पर आ पाएंगे या नहीं। क्या इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ का जो थोड़ा बहुत अगर हम देख पा रहे हैं
सख्त दबाव जो है खुद चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं है कि वो कुछ ऐसी कार्रवाई करे, कुछ ऐसा अपना सख्त मौक़िफ़ जो है वो जाहिर करे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इधर जो 2-3 दिन में तमाम तर चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये उसका भी रिफ्लेक्शन आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है? जी हिना जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि चाइना के अंदर डोमेस्टिकली भी जो उनके प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, उन पे भी दबाव है। वो अपने आप को प्रूव करें। पहले उन्होंने इंडिया के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उनको लिटरली मुंह की खानी पड़ी। उसी तरह तिब्बत के इशू पे भी आप देख लीजिए, कोई बहुत ज्यादा उनको नहीं मिल पाया है। इंडो पैसिफिक की हम बात करें, ताइवान की बात करें, हर जगह उनको काउंटर हर कंट्रीज ने किया है। और अब तो अमेरिका और अदर ग्रुप्स भी आ रहे हैं बन के, कई जैसे क्वाड जैसे ग्रुप्स बने हैं, इंडो पैसिफिक के लिए ग्रुप बने हैं। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये लोग आगे जो आए हैं, जो भी कंट्रीज आई हैं, उससे डोमेस्टिकली चाइनीज प्रेसिडेंट पे बहुत प्रेशर है और वो शायद प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को। ये एक सही आकलन है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए कि सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि अमेरिका में भी डोमेस्टिकली जी डेमोक्रेसी का जो मुद्दा है वो बहुत स्ट्रांग मुद्दा है जी। और वहां पे जो बाइडेन जीत के तो आए हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से ट्रंप और जो बाइडेन का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी कंट्रोवर्सी रही थी जी। तो वहां पे डोमेस्टिकली भी जो बाइडेन को अपनी वहां डेमोक्रेसी को दिखानी है कि हम डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़े होते हैं, पूरी दुनिया में हम उसके साथ हैं। तो उनके साथ भी चैलेंज है कि भाई हम उसको मेंटेन करें और इसीलिए ताइवान को सपोर्ट करते रहना। दूसरी तरफ देखें तो डिफेंस के मामले में जो हथियारों की बिक्री है, अमेरिका सबसे बड़ा आज के डेट में भी हथियारों की बिक्री में नंबर 1 है और ताइवान एक बहुत बड़ा खरीदार है हथियारों का। तो आप इकोनॉमिकली भी देखें तो अमेरिका के हित में है कि वो ताइवान को सपोर्ट करते रहें, चाइना को डिस्टर्ब करें, चाहे वो उइगुर का मामला हो, चाहे वो तिब्बत का मामला हो, हर मामले में चाइना को घेर के रखें सो दैट कि वो डिस्टर्ब रहे। और दूसरे कंट्रीज पे इस तरह का दबदबा जो चाइना ने बना रखा है बहुत दिनों से, उसको हम कंट्रोल में रखें, क्योंकि चेक एंड बैलेंस पॉलिसी जियोपॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। एक सुपर पावर यूनिपोलर वर्ल्ड जो अगर होगा, एक ध्रुवीय व्यवस्था हमेशा वर्ल्ड के लिए एक खतरनाक चुनौती रहेगी। ताइवान का इंडिपेंडेंट रहना कई मामलों में बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं चिप इंडस्ट्री का। बिल्कुल, चिप इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ताइवान सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आज के डेट में चिप बनाता है और लिटरली चिप इंडस्ट्री जो है, या चिप हर मोबाइल से लेके और आप कह लीजिए सोलर एनर्जी में हो, चाहे प्लेन उड़ाने में हो, हर जगह चिप का यूज हो रहा है। और दुनिया इनफैक्ट चिप क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। चिप मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से इंडिया में भी देखें तो कार इंडस्ट्री हो गई या एविएशन इंडस्ट्री हो गया, हर किसी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ताइवान को अगर कंट्रोल में चाइना कर लेता है इन केस, तो इस तरह के जैसे चिप उद्योग हो गया और भी कई सारे मोबाइल इंडस्ट्री होगा, ये सारे अफेक्टेड होंगे और चाइना की मोनोपोली वर्ल्ड में बढ़ेगी। एक तरफ वो इकोनॉमिकली पावरफुल होता जाएगा, दूसरी तरफ मिलिटरी वो तो है ही है। तो इन सारी चीजों पे एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो मिलकर चाइना को काउंटर करें। और तभी हमको लगता है कि चाइना शायद अपनी कुछ सीख ले। इतना एग्रेसिव होना ठीक है, उनके डोमेस्टिक कंपल्सन्स हैं। दूसरी तरफ जो हमारे स्पीकर ने कहा कि कोई लड़ाई का ऐसा मुझे नहीं दिखता कि हाँ दोनों आपस में भिड़ेंगे। चाहे हमने यूक्रेन में भी देखा, ये जो कोल्ड वार एक है, वो कोल्ड वार की पुनरावृत्ति होने की संभावना मुझे फिर से दिख रही है। जो हमने 70s 80s में देखा, शायद ऐसा फिर से चलेगा और ज्यादा बढ़ने की संभावना मुझे दिखती है। यानी दुनिया जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अब 2 भागों में बंटती नजर आ रही हैं, उस जानिब इशारा है। बिल्कुल, ये हमेशा से रहा है। जैसे अमेरिका एक समय सुपर पावर था और रशिया को चैलेंज देके 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसमें अमेरिकी पॉलिसी भी थी। सोवियत यूनियन की अपनी जो खामियां थी अंदरूनी, उसका भी था। वैसे ही कहीं ना कहीं यहाँ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि क्या चाइना भी डिसइंटीग्रेट होगा यूएसएसआर की तरह। इस तरह की भी आकलन लगाई जा रही है, क्योंकि चाइना में चाहे उइगुर हो, चाहे तिब्बत का मामला हो, चाहे ताइवान का मामला हो, उसके अंदर भी अलग अलग डोमेस्टिकली डिफरेंसेस हैं और बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे भी इकोनॉमी का लाभ
जो है सारे वर्ग को नहीं मिला है। जी जी जी। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वहां पे आप देखिए उइगुर में क्या हो रहा है, चाइना ने किस तरह से टॉर्चर किया है। दूसरी तरफ आप हांगकांग को देखिए, जिस तरह से चाइना ने हांगकांग को मिला लिया, चाइना को हांगकांग ब्रिटेन ने दे दिया, बट जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि हांगकांग को मिलाने के लिए कि वहां पे डेमोक्रेसी हमेशा रहेगा, आज चाइना हांगकांग में क्या कर रहा है। जी बिल्कुल, तो इस तरह के चैलेंजेस, चाइना कहता कुछ है करता कुछ है। जी जी। और ये उसका पुराना इतिहास रहा है। तो उस केस में बाइपोलर वर्ल्ड की जो आप कह रहे हैं, दो ध्रुवों में वर्ल्ड बटा हो, ये रहेगा और इसकी जरूरत भी है। बल्कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, जैसे वहां इंडिया जैसी जो शक्ति हैं, जो उभरते पावर हैं, इनकी भी सुनी जाएगी। क्योंकि याद होगा आपको, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने छोड़ के चाइना को दे दिया था यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप, और 1971 में उनको जब सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिली, बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स करके 1979 में ताइवान को यूनाइटेड नेशन से बाहर कर दिया। जी। दुर्भाग्य से आज सिर्फ 13 कंट्री ऐसे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, कोविड का दौर अगर हम याद करें तो कोरोना की जब शुरुआत हो रही थी, आई एम श्योर कि आपको भी याद होगा, तो ताइवान ही सबसे पहला ऐसा मुल्क है जिसने लगातार इस खतरे को लेकर मुतनब्बे किया था, लगातार चाइना की तरफ ये कहा था कि कोरोना का जो दौर है वो शुरू हो रहा है, एक बड़े खतरे की तरफ लगातार ताइवान इशारा करता रहा था। उस वक्त WHO या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। उसके बाद कोरोना ने जो तबाहकारियां करी वो हम सब ने देखी, और कहीं ना कहीं अमेरिका सबसे ज्यादा उससे इफेक्टेड भी रहा, मुतासिर रहा। ये तो एक बात रही। दूसरी बात, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अमेरिका को जब भी ये लगता है कि उसके इंटरेस्ट को कुछ नुकसान हो रहा है तो जरूर वो उस जानिब तवज्जो देता है, कोई ना कोई ऐसा कदम उठाता है जो कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुतनब्बे करता है। नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को क्या आप इसी सिमत में भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं खबरदार करने की ये एक कोशिश भर के तौर पर है? देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की होती है वो डोमेस्टिक रियलिटीज का रिफ्लेक्शन होती है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही थी, और हमसे पहले जो स्पीकर हैं उन्होंने भी बात कही थी कि अब जो डोमेस्टिक कंपल्जन है जो बाइडेन के सामने वो एक अलग है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। उनके बारे में आमतौर पे इंप्रेशन लिया जा रहा था कि वो एक कमजोर प्रेसिडेंट साबित होंगे, तो उनको अपने आप को मजबूत साबित करना। आप देखिए कि काबुल में जिस तरह के मिलिट्री स्ट्राइक करके अभी अल जवाहिरी को हलाक करना, और उसके बाद से इस तरह का फिर एसर्शन करना, तो वो एक डोमेस्टिक लेवल पे अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका, जिसे कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पावर की हैसियत से दुनिया में मौजूद है, और जो बाइडेन है एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है। नंबर 2, अगर आप देखें ये पूरी सिचुएशन है इसमें, मैं एक बात से अभी जो स्पीच सुनाई जा रही थी नैन्सी की, उस स्पीच में उन्होंने कहा कि अमेरिका कमिटेड है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ताइवान में और पूरी दुनिया में। जी सर। ये एक डबल स्टैंडर्ड है। देखिए, अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज तो कर लेता है। मिसाल के तौर पे मिडिल ईस्ट की तमाम जो शेखडम्स हैं, सऊदी अरबिया से लेकर के UAE को देख लीजिए आप, तमाम कंट्रीज जो हैं, जो शेखडम्स हैं, जो मोनार्कीज हैं, हेरिडेटरी मोनार्कीज, डिक्टेटोरियल मोनार्कीज, उनकी पूरी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा होता है। वहां पे अमेरिका कभी डेमोक्रेसी की बात नहीं करता। तो चूंकि इंटरेस्ट सब अमेरिका का ताइवान में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने से होता है, तो वहां डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। सऊदी अरबिया, UAE, कुवैत में अगर मोनार्की को प्रोटेक्ट करने से होता है तो मोनार्की को प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो हमें यह समझ लेनी चाहिए। इसमें तीसरा डायमेंशन ये है कि हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। हमें याद रखना चाहिए कि कोल्ड वार के टाइम में चूंकि सोवियत यूनियन खतरा था, रेड डेंजर की बात करते थे, सुर्ख खतरा बताते थे, तो पाकिस्तान उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट था क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान तक आ चुका था। आज की डेट में उनको सबसे बड़ा खतरा चाइना से है। चाइना राइज कर रहा है, एंड दिस इज द रीजन दैट इंडिया हैज बिकम मोस्ट रेलेवेंट फॉर देम, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाने का वक्त है, क्योंकि हमारे भी अपने इंटरेस्ट परमानेंट हैं, हम अपने इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका के लिए चूंकि जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए हम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, हम बहुत अहम हो गए हैं, तो हमें अपनी हैसियत को, अपनी अहमियत को, यानी जो काउंटर करने की पॉलिसी है चाइना की, चाइना को अमेरिका जिसे कहता है ऑफशोर बैलेंसिंग या काउंटर बैलेंसिंग चाइना, उसमें इंडिया के बगैर ये मुमकिन नहीं है।
तो हमें अपनी हैसियत को समझ करके हम खुद बार्गेनिंग पोजीशन में हैं और हमें उसी हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी वजह करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। आज चूंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए अपने दोनों मेहमानों का हम पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त आज हमारे इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को दिया है। अजिताब जी आपका भी और प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।